Hello dear students, welcome to all of you in our biology virtual class. Today it's my second lecture on chapter 12, that is the biotechnology and its application. In previous lecture we discussed about the application in agricultural field. Today we follow the application in medicinal field. So in medicinal field, rDNA technology have basically three different applications. First one, that is the production of humulin, or you can say artificial insulin. Second one is the molecular diagnosis, and the third one is gene therapy. These three are most important application with the help of rDNA technology in the field of medicine. Okay. So, first of all, we start from the first point, that is the production of humulin or artificial insulin. Production of humulin or artificial insulin carried out by genetically engineered insulin, genetically manipulated insulin. अब इससे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि इंसुलिन का इंपॉर्टेंस इतना क्यों है, इंसुलिन हम लोग क्यों बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी. See, insulin is a hormone which is secreted from pancreas, are responsible for the converting of glucose in glycogen. हम लोगों का बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए इन ग्लाइकोजन. सो बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, ग्लूकोज का एक्यूमुलेशन होगा. सो ग्लूकोज का एक्यूमुलेशन अगर होगा तो वो पेशेंट डायबिटिक बन जाएगा, या हम लोग बोल सकते हैं शुगर पेशेंट. सो ये शुगर पेशेंट जो बनता है ड्यू टू द ओवर डिपोजिशन ऑफ ग्लूकोज इन देयर ब्लड. सो ग्लूकोज नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट इंसुलिन व्हिच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास. अब ये जो बीटा सेल है, जो बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन प्रेजेंस है, वो जीन में कुछ डिफेक्ट आ जाएगा या एबनॉर्मल रोल प्ले करेगा तो सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होगा. तो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होने से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो बॉडी में ग्लूकोज का एक्यूमुलेशन होगा. तो ऐसा जो डायबिटिक पेशेंट है या ऐसा जो शुगर पेशेंट है, उसको ट्रीट करने के लिए हम लोगों को एक ही उपाय है कि बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ेगा पेशेंट के बॉडी में. तो वो करने के लिए प्रीवियसली हम लोग क्या यूज कर रहा था, प्रीवियसली हम लोग इंसुलिन यूज कर रहा था, जो इंसुलिन की ना एनिमल बॉडी से एक्सट्रैक्ट करके फिर पेशेंट के बॉडी में हम लोग इंजेक्ट करता था. पर उससे तो शुगर पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट ठीक हो रहा था, पर उसका एक डिसएडवांटेज था क्योंकि वो इंसुलिन एक एनिमल बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया गया था. तो इसीलिए बहुत सारा साइड इफेक्ट भी शो करने लगा पेशेंट के बॉडी में. तो ये चीज को ओवरकम करना चाहिए था. तो ओवरकम करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, ऑब्वियसली इंसुलिन को इंजेक्ट करना पड़ेगा. तो वो इंसुलिन कहाँ से लाना पड़ेगा, तो वो इंसुलिन अगर ह्यूमन से अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते तो इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है टू ट्रीट द डायबिटिक और शुगर पेशेंट. टू सॉल्व दैट पर्पस rDNA हेल्प्स द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंसुलिन और यू कैन से द इम्यूलिन. ठीक है. तो scientists Banting and MacLeod got Nobel Prize in 1923 for their discovery of insulin that cured diabetes. तो Banting and MacLeod ने फर्स्ट टाइम 1923 में इंसुलिन डिस्कवर किया था to cure the diabetes. अभी हम लोग को देखना पड़ेगा एक्चुअली इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है. हम लोग का बॉडी के अंदर जो इंसुलिन प्रिपेयर होता है ना, वो इंसुलिन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है. अगर हम लोग पूरा स्ट्रक्चर को देखेगा, इंसुलिन फाइनली इंसुलिन डायरेक्टली सीक्रेट नहीं होता है. इंसुलिन जब सीक्रेट होता है तब पहले उसका नाम होता है प्रो इंसुलिन, जो कि ना बाद में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस के बाद मैच्योर इंसुलिन बनता है. तो जो प्रो इंसुलिन होता है, तो प्रो इंसुलिन के अंदर 3
चेन होता है, चेन A, B and C. A chain contain 21 amino acid, B chain contain 30 amino acid and C chain contain 35 amino acid in length. That is the proinsulin, or you can say it's a inactive insulin. Now that insulin should be mature. For that purpose, some conformational changes occur in proinsulin, which ultimately leads to the formation of mature insulin. See here, in mature insulin there is one chain missing, that is the C chain. So in case of the mature insulin, that mature insulin only contains chain A and chain B, and both the chain are joined together by means of disulfide bond. तो A चेन और B चेन अगर एक साथ मिल जाएगा तभी जाके हम लोगों को मैच्योर इंसुलिन मिलेगा, जो इंसुलिन की ना डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो ये कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस जो होता है बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो कैसे होता है हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने एक ड्रॉ किया है, दैट इज द full length of gene which is responsible for the production of insulin. It contains chain A, chain C and chain B. ये सीक्वेंस में रहता है A, C and B. नेक्स्ट में क्या होता है, सम कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस इधर हो रहा है। कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होने के बाद थोड़ा बेंड हो जाता है, बेंड होने के बाद A और B जो होता है एक दूसरे के पास में आ जाता है। पास में आने के बाद नेक्स्ट में क्या होता है, सी चेन जो होता है, जो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म होता है, ये सी चेन यहाँ पे रिमूव होके सिर्फ ए और बी चेन बनता है, जो कि ना डाइसल्फाइड बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। तब जाके हम लोग को मिलता है मैच्योर इंसुलिन। सो द डिफरेंस बिटवीन द प्रो इंसुलिन एंड मैच्योर इंसुलिन इज दैट इन प्रो इंसुलिन देयर इज ए थ्री चेन, चेन ए, बी एंड सी, बट इन मैच्योर इंसुलिन देयर इज ओनली टू चेन, दैट इज द ए एंड बी। ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हिम्यूलिन या आर्टिफिशियल इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस किया गया विद द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी वी कैन इजीली मैनिपुलेट द फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंसुलिन और हिम्यूलिन। द फर्स्ट अमेरिकन कंपनी इली लिली, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से क्वेश्चन आता है। The American company Eli Lilly prepared two sequence, one coding for A chain, another coding for B chain. ठीक है। तो अमेरिकन कंपनी Eli Lilly ने क्या किया था, A चेन के लिए अलग सा सीक्वेंस बनाया, B चेन के लिए अलग सा सीक्वेंस बनाया, फिर A चेन और B चेन को आर्टिफिशियली आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी A और B चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया गया था, तब जाके उसको एक मैच्योर इंसुलिन मिला था। तो इसके लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, सी हम लोग चैप्टर 11 में ऑलरेडी पढ़ चुका है द स्टेप्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है। वहां पे हम लोग क्या देखा था कि जीन को पहले आइसोलेट करना है डीएनए से, ठीक है, फिर उस जीन का कॉपी नंबर बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद वो जीन को हम लोग एक प्लास्मिड मतलब एक वेक्टर के साथ लाइगेट कराता है। लाइगेट करने के बाद पर्टिकुलर वो आरडीएनए को, आरडीएनए मतलब प्लाज्मिड हैविंग विथ अ डिजायर जीन, तो हम लोग क्या करते हैं होस्ट सेल आइदर ई कोलाई या ईस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के थ्रू से हम लोग जो डिजायर मटेरियल जो हम लोग को चाहिए था, जो एंजाइम जो प्रोटीन हम लोग को चाहिए था, वो हम लोग इजिली एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अमेरिकन कंपनी इली लिली ने क्या किया था, ए चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल एक जीन होगा। ठीक है। ए चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल एक जीन होगा, जैसे हम लोग अभी ड्राइंग किया था कि ए, सी और बी था, ए चेन, सी चेन और बी चेन। ठीक है। तो हम लोग क्या किया, अलग से ए चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन को आइसोलेट किया अलग जगह में, बी चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन को अलग से आइसोलेट किया, दोनों को लाइगेट कराया अलग से प्लास्मिड के साथ। ठीक है। लाइगेट करने के बाद फिर ए चेन और बी चेन को हम लोग क्या किया, ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड से जब हम लोग ए और बी चेन को जोड़ दिया, तब जाके हम लोग को मिल गया एक मैच्योर इंसुलिन। वो इंसुलिन को हम लोग फाइनली एक्सट्रैक्ट किया
प्यूरिफाई किया विद द हेल्प ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, जो जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के अंदर होता है, वो करने के बाद फाइनली वो इंसुलिन का नाम दिया गया ह्यूम्यूलिन, मतलब आर्टिफिशियल इंसुलिन, एंड दैट ह्यूम्यूलिन इज रेडी टू इंजेक्ट इन पेशेंट बॉडी। पेशेंट बॉडी के अंदर हम लोग डायरेक्टली उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो ह्यूम्यूलिन, ये जो आर्टिफिशियल इंसुलिन हम लोग बना रहे हैं, वो ह्यूमन का ही इंसुलिन को आर्टिफिशियल विद द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी हम लोग बना रहे हैं, तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ऊपर से हम लोग बहुत इजीली ह्यूम्यूलिन को बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मेन theory behind the production of humulin. We can easily isolate the A chain and B chain with the help of RNA technology, then ligate A and B chain with the help of disulfide bond, and finally we can get the mature insulin which is ready to inject in the patient body. तो ये होता है प्रोडक्शन ऑफ ह्यूम्यूलिन। अभी साइंटिस्ट सिर्फ ह्यूम्यूलिन प्रोडक्शन करके ही बैठे गया ऐसा भी नहीं है। साइंटिस्ट आर ऑल्सो डेवलप्ड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को भी उसने विद द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी बना लिया। उसका नाम क्या क्या है? एक होता है सोमैटोस्टैटिन और एक होता है सोमैटोट्रोपिन। दिस टू हार्मोन, दैट इज द growth regulator, human growth hormone, are also developed by the scientist with the help of RNA technology. तो कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूम्यूलिन छोड़ के और ऐसा क्या हार्मोन है जो साइंटिस्ट लोगों ने विद द हेल्प ऑफ RNA टेक्नोलॉजी बनाया। तो उसका एग्जांपल में आंसर में होगा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, दैट इज द सोमैटोस्टैटिन एंड सोमैटोट्रोपिन। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूम्यूलिन। नेक्स्ट हम लोगों को इंपॉर्टेंट और एक एप्लीकेशन आता है जिसका नाम होता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है? Molecular diagnosis is the best over the conventional diagnosis because it doesn't depends on the symptoms. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सिम्टम्स के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। तो इसका एग्जांपल को थोड़ा एक्सप्लेन हम लोग करते हैं, तब जाके हम लोग को पता चलेगा कि कॉन्वेंशनल डायग्नोसिस के ऊपर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का क्या रोल है। जनरली हम लोग डॉक्टर के पास कब जाता है? डॉक्टर के पास तभी जाता है जब हम लोग के बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम्स आता है। ठीक है, कुछ सिम्टम्स जैसे मान लो फीवर हुआ है, तो नॉर्मली वी कैन विजिट द डॉक्टर, ओके, और डॉक्टर चेम्बर्स। जब हम लोग फील करते हैं कि हम लोग का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है या सर दर्द हो रहा है, तभी जाके हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाता है। फिर डॉक्टर अच्छे से हम लोग को ऑब्जर्व करता है, सिम्टम्स को देखता है। सिम्टम्स को देखने के बाद आइदर वो कुछ रेफर करता है कुछ टेस्ट करने के लिए, चाहे यूरिन टेस्ट हो, चाहे ब्लड टेस्ट हो, चाहे स्टूल टेस्ट हो, नहीं तो डायरेक्टली वो कुछ दवाई देता है। ठीक है, तो ये जो डायग्नोसिस मेथड है ये हो गया सिम्टम बेसिस, मतलब कन्वेंशनल डायग्नोसिस मेथड, जो डॉक्टर सिर्फ सिम्टम्स देख के ही पता कर सकता है कि उसके अंदर कुछ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है, उसके लिए फर्दर वो टेस्ट करने के लिए देगा। पर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस डजंट डिपेंड्स ऑन सिम्टम्स, सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड्स नहीं होता है। सो इट्स ए अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी डिजीज, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी डिजीज। अब ये कैसे होता है? आज की डेट में कोरोना वायरस को लेकर हम लोग बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। ठीक है, दो टाइप ऑफ पेशेंट आप लोगों को मिल रहा है, एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव पेशेंट। मतलब जिसके बॉडी के अंदर कोरोना वायरस है, जिसके बॉडी के अंदर कोरोना वायरस है वो हो जाएगा पॉजिटिव, और जिसके अंदर नहीं है वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, पर पॉजिटिव जो होता है ना, पॉजिटिव के अंदर भी दो टाइप ऑफ सिम्टम्स हम लोग दिख रहा है, एक होता है सिम्टोमेटिक और एक होता है एसिम्टोमेटिक। एक होता है सिम्टोमेटिक और एक होता है एसिम्टोमेटिक। तो ये दोनों केस में ही क्या हो रहा है, देखो दोनों केस में ही वो पॉजिटिव है, पर डॉक्टर के पास कौन जा रहा है? जो सिम्टोमेटिक है। जो एसिम्टोमेटिक है वो ऐसे ही खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर तो कुछ सिम्टम्स आ ही नहीं रहा है, तो वो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? तो मतलब हम लोगों को मिसगाइड हो रहा है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। आज की डेट में तो ऐसा ही हो रहा है, मैक्सिमम बात एसिम्टोमेटिक। तो ये एसिम्टोमेटिक को कैसे हम लोग पता करेंगे कि सच में उसके अंदर कोरोना वायरस है कि नहीं? देखो,
ये जो कोई भी जो पैथोजन होता है, कोई भी जो माइक्रोब्स होता है, वो जब भी हम लोगों का बॉडी के अंदर आता है तो उसको रोकने के लिए हम लोग के बॉडी के अंदर क्या होता है, WBC, जो ह्यूमन सोल्जर है, हम लोगों के बॉडी के अंदर सोल्जर होता है जो कि नाम होता है WBC, ठीक है, जो हमेशा हम लोग को प्रोटेक्ट करता है बाहर की माइक्रोब से। तो जब भी कोई पैथोजन या माइक्रोब बॉडी के अंदर आता है तो उसके अगेंस्ट में WBC फाइट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो मान लो फाइट हो रहा है, कंटिन्यूअसली फाइट हो रहा है। तो अगर फाइट हो रहा है तो कोई तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर मान लो WBC हार गया कोई माइक्रोब से, तब जाके हम लोग को एक रिजल्ट मिलेगा। अगर मान लो WBC जीत गया तब भी रिजल्ट आएगा, पर वो रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो मतलब जब WBC हार रहा है माइक्रोब्स के रेस्पेक्ट में, तब जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट हो गया सिम्टम्स। उस सिम्टम्स के बेसिस में डॉक्टर लोग डायग्नोसिस करता है विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल डायग्नोसिस, ठीक है। पर जब फाइटिंग चल रहा है बॉडी के अंदर, कंटिन्यूसली फाइटिंग चल रहा है, तब तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके बॉडी के अंदर वो माइक्रोब्स नहीं है। माइक्रोब्स तो है, पर माइक्रोब्स WBC के साथ फाइट कर रहा है। तो ये फाइटिंग कंटिन्यूसली चल सकता है बहुत दिन तक। फाइनली जाके एक टाइम आएगा जब WBC जीत जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, कोई तो सिम्टम्स नहीं है, पर वो पेशेंट पॉजिटिव था और वो पेशेंट एसिम्टोमेटिक था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व अगर हम लोग कर सकते हैं तो हम लोगों को मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस डजंट डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स। चाहे बॉडी के अंदर सिम्टम्स हो या ना हो, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के थ्रू से हम लोग कोई भी डिजीज का डिटेक्शन को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो डिटेक्शन मेथड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस किस किस उपाय से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग के पास 3 ऑप्शन है जिसके थ्रू से हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ PCR टेक्निक, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम लोग पढ़ा था। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक के थ्रू से वी कैन इजीली डिटेक्ट वेरियस टाइप ऑफ डिजीज, मेनली HIV, कोरोना एंड इवन कैंसर। ऐसा बहुत सारा डिजीज को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PCR, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक का नाम होता है rDNA टेक्निक। rDNA टेक्निक स्टैंड फॉर द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी टेक्निक है जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुका है। इस टेक्निक के थ्रू से भी हम लोग बहुत सारा जेनेटिकल डिसऑर्डर को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। जेनेटिकल डिसऑर्डर, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को हम लोग with the help of rDNA we can easily detect. Now the third one is very interesting, that is the ELISA. ELISA. E stand for enzyme, L stand for linked, I stand for immuno, S stand for sorbent, A stand for assay. So complete name क्या हो गया? Enzyme linked immunosorbent assay. ELISA can also help for the detection of viral or bacterial infection. इन शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो माइक्रोबियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो माइक्रोबियल इन्फेक्शन के लिए एलाइजा टेस्ट होता है। अब ये एलाइजा क्या है? एलाइजा जनरली जो टर्म हम लोग दिख रहा है एंजाइम लिंक्ड, ठीक है। सो एलाइजा में हम लोग क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एजी व्हिच इज अ पैथोजन, अगेंस्ट एंटीजन बॉडी विल प्रोड्यूस द एंटीबॉडी, जो हम लोग इम्यूनोलॉजी चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुका है। सो ये एंटीजन जब भी बॉडी के अंदर आता है उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ एंटीबॉडी प्रिपेयर होता है। So on the basis of the antigen antibody reaction, on the basis of the antigen antibody reaction which finally occur in our body, we can easily detect the presence of microbes in our body. कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो एंटीजन के स्पेसिफिक में एंटीबॉडी जो बनता है वो भी हाईली एंटीजन स्पेसिफिक होता है।
जो एंटीबॉडी बनता है वो बहुत हाईली स्पेसिफिक टू द एंटीजन, ठीक है। सभी एंटीजन के लिए एक सेम एंटीबॉडी नहीं होता है, वो तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो अगर बॉडी के अंदर कोई एंटीजन घुसा है तो उसके अगेंस्ट में ऑब्वियसली एंटीबॉडी प्रिपेयर होगा, ठीक है। सो द एंटीबॉडी का क्वांटिटी, एंटीबॉडी का क्वांटिटी या एंटीजन का क्वांटिटी को हम लोग डिटेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एलाइजा टेस्ट। सो यहाँ पे हम लोग एक बोल सकते हैं एलाइजा टेस्ट जो होता है ना, इट्स ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो मतलब एंटीजन का अमाउंट बॉडी के अंदर कितना है उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पेशेंट को कुछ डिजीज होगा कि नहीं होगा, या इसका बॉडी के अंदर कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स प्रेजेंट है या नहीं है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी को हम लोग डिटेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एलाइजा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की डेट में हम लोग देखते हैं ना, जो कोरोना के लिए टेस्ट हो रहा है रैपिड एलाइजा टेस्ट, नाम सुना होगा रैपिड एलाइजा टेस्ट। तो रैपिड एलाइजा टेस्ट में क्या हो रहा है, रैपिड एलाइजा टेस्ट के थ्रू से हम लोग डिटेक्ट कर रहा है तो एक पर्सन के बॉडी के अंदर एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना है कि नहीं बना है। अगर किसी के बॉडी के अंदर एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना है तो मतलब ऑब्वियसली उसके बॉडी में एंटीजन है, तभी तो जाके उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगा। तो वो चीज डिटेक्ट करके हम लोग बोल सकते हैं कि पेशेंट सीवियर कंडीशन में है या नॉर्मल कंडीशन में है या मॉडरेट कंडीशन में है। एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ एंटीजन प्रेजेंट इन एनी ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटीजन कितना अमाउंट में है वो भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, ये एलाइजा टेस्ट के थ्रू से आइदर हम लोग एंटीजन को डिटेक्ट करेगा, नंबर ऑफ एंटीजन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, or number of the antibody present in the human body we can easily calculate with the help of ELISA test, and as a result we can easily show that the patient is severe or not, ठीक है। So these are the techniques which are involved in molecular diagnosis which have a important role over the conventional diagnostic method, ठीक है। तो ये हो गया दो इम्पोर्टेंस और दो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इन RDNA in the field of medicine. In next class we will discuss another interesting topic, that is the gene therapy. जीन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। Till now, that's it for today's lecture. Thank you.